नमस्कार। केंद्र सरकार की ओर से जारी एक अध्यादेश को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने बड़ा मुद्दा बनाया है। वे देश भर की विपक्षी पार्टियों से मिल रहे हैं और इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस अध्यादेश को लेकर के मुद्दा बनाना सही है, और दूसरा सवाल ये है कि क्या इस अध्यादेश को लेकर के अभी राजनीति करने का समय है। पहले इस मसले पर बात करें कि ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये क्या पूरे देश का मुद्दा है, सभी विपक्षी पार्टियों का मुद्दा है, या सिर्फ दिल्ली सरकार और खास तौर से अरविंद केजरीवाल का अपना निजी मुद्दा है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता अजय माकन ने बहुत विस्तार से समझाया दिल्ली के लोगों को भी और देश के लोगों को भी कि इसके पहले किसी भी सरकार को वो अधिकार नहीं मिले हैं जिस अधिकार के लिए अरविंद केजरीवाल मारामारी कर रहे हैं। 1993 में जब विधानसभा बहाल हुई और पहला चुनाव हुआ, मदन लाल खुराना मुख्यमंत्री बने। उस समय उस 5 साल के कार्यकाल में मदन लाल खुराना, साहेब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री हुए थे। उसके बाद शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुई जो 15 साल रहीं, और फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल हुए, पहले 49 दिन के लिए और फिर 5 साल के लिए, और अभी उनका तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल से पहले किसी भी मुख्यमंत्री को ये अधिकार नहीं था कि वो दिल्ली सरकार के अधिकारियों की नियुक्ति कर सके, उनका तबादला कर सके, उनके प्रमोशन का अंतिम फैसला कर सके। अजय माकन ने बताया कि किस तरह से इस बात को लेकर के आज़ादी के तुरंत बाद भी चर्चा हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देश के पहले प्रधानमंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसके बारे में क्या सोचा था और क्या सोच करके उन लोगों ने अधिकारियों के को नियंत्रण में रखने की एक नई व्यवस्था बनाई थी। ये व्यवस्था नरसिंह राव के समय जब वो प्रधानमंत्री बने थे देश के, और कुछ चेंजेज हुए थे जब उसी समय ये नई विधानसभा के लिए नियम बन रहे थे, उस समय भी यही व्यवस्था बनाई गई कि केंद्र सरकार के हाथ में नियंत्रण रहेगा अधिकारियों का, और वही व्यवस्था चलती रही थी। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दिल्ली सरकार को यह अधिकार दिया कि उसका नियंत्रण होगा अधिकारियों के तबादले में, उनकी पोस्टिंग में, और उपराज्यपाल उसकी सलाह से काम करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया और अध्यादेश जारी करके एक प्राधिकरण का गठन कर दिया, जिस प्राधिकरण में 3 सदस्य होंगे और बहुमत से फैसला होगा कि अधिकारियों की नियुक्ति कहाँ होगी और उनका ट्रांसफर कब होगा, ट्रांसफर होकर के पोस्टिंग कहाँ होगी। उस कमेटी के प्रमुख जो हैं वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन 2 अधिकारी होंगे जो केंद्र सरकार से की ओर से नियुक्त होंगे, एक दिल्ली का मुख्य सचिव और दूसरा प्रधान सचिव गृह विभाग का। तो ये एक प्राधिकरण बना अध्यादेश के जरिए। जाहिर है अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट दिया और एक उस व्यवस्था को कायम रखा जो पहले से चली आ रही है। पहले से यही व्यवस्था चली आ रही है कि केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा अधिकारियों के ऊपर। इसके तमाम तकनीकी और कानूनी पहलुओं के बारे में अजय माकन ने विस्तार से बताया हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है। तो एक तो पहला सवाल ये है कि जो अधिकार दूसरे मुख्यमंत्रियों को नहीं मिले और उन मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की सरकार के साथ तालमेल करके अपना काम चलाया, दिल्ली का काम चलाया, क्योंकि ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि दिल्ली कोई पुडुचेरी टाइप का यूनियन टेरिटरी नहीं है। पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है जहां विधानसभा है और उपराज्यपाल है, लेकिन दिल्ली उस तरह का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी भी है और इसलिए यहाँ की एक अलग व्यवस्था बनाई गई है। जितना दिल्ली सरकार का बजट है उसके आधे से ज़्यादा केंद्र सरकार यहाँ दिल्ली में खर्च करती है और उसमें कोई योगदान नहीं होता है दिल्ली सरकार का। तो तमाम ऐसी स्थितियां हैं जो दिल्ली को दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग करती हैं, इसलिए अधिकारियों की नियुक्ति तबादले की भी यहाँ एक अलग व्यवस्था बनाई गई थी। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यवस्था को बदला और अब अरविंद केजरीवाल उसे ऐसा मुद्दा बना रहे हैं जैसे ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो, दिल्ली का जन्मसिद्ध अधिकार हो, वो मिलना ही चाहिए है और उसके बिना काम नहीं चलेगा। असल में ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चल रहा है। अब तक ये वही व्यवस्था थी। अब तक केंद्र सरकार के नियुक्त पदाधिकारी ही दिल्ली में काम करते थे और दिल्ली सरकार का उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था। इसके बावजूद खुद दिल्ली सरकार का दावा है कि उसने क्रांति कर दी है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कई चीज़ों में, हर क्षेत्र में उसने क्रांति कर दी है। और ये तब हुआ है जब अधिकारी उसके पास नहीं थे। तो फिर ऐसी क्या जरूरत है कि उन अधिकारियों पर नियंत्रण आपके हाथ में रहे जब उनके बिना ही आप क्रांति कर रहे हैं? क्या इसका कारण ये तो नहीं है कि जो अभी भ्रष्टाचार से रिलेटेड जो मुद्दे आए हैं और उनकी जांच चल रही है और उसे देखते हुए विजिलेंस की कमान कम से कम वो मुख्यमंत्री को और दिल्ली सरकार को अपने हाथ में रखनी है ताकि वो जांच आगे न बढ़े?
जिस तरह से विजिलेंस डिपार्टमेंट के, सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी को बदला गया आनंद फानन में, और जिस तरह की खबरें आई उनके दफ्तर से कागजात गायब करने की, वो एक अलग चिंताजनक स्थिति है। इसलिए ये उतना सीधा मामला नहीं है जितना सीधा मामला बता करके दिल्ली के मुख्यमंत्री देश भर में घूम रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू है, सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है, जिस अध्यादेश के ऊपर अगले 6 महीने के भीतर उसको संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी है। 6 महीने के भीतर यह अध्यादेश 18 मई को जारी हुआ है। उसके बाद देश भर में, उसके बाद 6 महीने का समय है केंद्र सरकार के पास, और 18 मई को जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल पूरे देश का दौरा कर चुके हैं। जो 2 राज्य बचे हुए थे वहां भी वो चले गए, वो तमिलनाडु भी और झारखंड भी। तो अब सवाल है कि अभी जब अध्यादेश जारी हुए अभी 12 दिन हुए हैं, और उसके बीच इतनी हड़बड़ी क्या है कि इस पर राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की इतनी जल्दबाजी हो गई। अब संसद का अगला सत्र होगा, मानसून सत्र, जो जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू होगा और अगस्त के दूसरे सप्ताह तक चलेगा। तो ये सहज रूप से जो प्रक्रिया होती है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार अगस्त के पहले हफ्ते में ये अध्यादेश ले आएगी, इसका बिल ले आएगी संसद में कानून बनाने के लिए। इसका मतलब है कि अभी 2 महीने का समय बचा हुआ है। अभी उस 2 महीने के समय से पहले ही, मतलब ये अध्यादेश जारी होने के साथ ही अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इसके इंतजार में बैठे हुए हों, उनको एक मौका मिला हो और उन्होंने भागदौड़ शुरू कर दी हो। जबकि इस पर जो कुछ भी होना है वो अगस्त के पहले हफ्ते में ही होना है, जब संसद में सरकार बिल ले आएगी। उसके पहले कुछ नहीं होना है। उसके पहले चाहे जितनी पार्टियां समर्थन दे दें, जितनी पार्टियां जो दावे कर दें, आम आदमी पार्टी की जो रैली हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, उसमें कुछ होना नहीं है जब तक यह बिल संसद में नहीं आता है। जब ये बिल संसद में आएगा और उस पर चर्चा शुरू होगी, उसी समय विपक्ष को इस पर जो करना है सो करना है। विपक्ष इसका विरोध करे, इसके खिलाफ अपने अपने तर्क रखे, उसके बाद जब वोटिंग की स्थिति है तो इसके खिलाफ वोट करे। लेकिन ये सब संसद में होगा, जो अभी 2 महीने के बाद होगा। लेकिन उसके पहले ही सारे देश के विपक्षी नेताओं से मिल करके अरविंद केजरीवाल ने उनका समर्थन हासिल कर लिया। अब सवाल है कि उस समर्थन से क्या हो गया। इस बिल पर तो कोई असर पड़ा नहीं है, तो अध्यादेश लागू है, कानून बना हुआ है। और जब संसद में भी आएगा तो विपक्ष की इतनी हैसियत नहीं है, विपक्ष के पास इतने सांसद नहीं है कि वो इस बिल को कानून बनने से रोक दे। उस पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो जाहिर है कि देशाटन करके जो समर्थन जुटा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसका दूसरा मकसद है। वो राजनीति कर रहे हैं, उनको इस अध्यादेश से एक मौका मिल गया है। पता नहीं वो जानबूझ करके मिला या अनजाने में मिल गया, लेकिन एक मौका मिल गया है जिसके दम पर वो अपनी राष्ट्रीय नेता बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करें। उनको इस बात की चिंता हो रही थी कि बाकी सारे नेता भागदौड़ कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने मार्च के महीने में एक प्रयास भी किया था और 8 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी, उनको बुलाया था दिल्ली में चर्चा के लिए, लेकिन कोई मुख्यमंत्री आया नहीं उसमें। वो उनका प्रयास फेल हो गया था, किसी ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। उसके बाद से वो एक मौके की तलाश में थे। उनको लग रहा था कि नीतीश कुमार इतनी बड़ी पहल कर रहे हैं और के चंद्रशेखर राव अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर के पूरे देश में उड़ रहे हैं और विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी मिल रही हैं, तो ये उनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि इन सब से पहले राष्ट्रीय राजनीति करने की महत्वाकांक्षा उनकी रही है। और इसी के चलते वो 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए थे वाराणसी, और 428 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। और अभी भी अब उनकी पार्टी कह रही है अभी भी कि वो हर चुनाव लड़ेंगे, जीत हार अपनी जगह है। और वो उस चुनाव उनके एक बड़े नेता ने ये तर्क भी दिया कि जिस तरह से यूपीएससी की परीक्षा पास करने के लिए, आईएएस बनने के लिए पहले पीटी देना होता है, प्रीलिम्स होना होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है और तब उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी की राजनीति है। अगर अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनना है तो उनको इस तरह की राजनीति करनी ही होगी। पीटी, प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर तब इंटरव्यू होगा। तो अपनी इस योजना के तहत वो देश भर में घूम के चुनाव लड़ेंगे। तो अब जब ये एकदम इससे साफ है कि अगस्त के पहले इस अध्यादेश पर कुछ नहीं होना है, इस कानून पर कुछ नहीं होना है, लेकिन उससे अरविंद केजरीवाल की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो ममता बनर्जी से मिलने गए, वो मुंबई के उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, शरद पवार से मुलाकात की, वो सीताराम येचुरी के गले मिले, अभी उनसे मिले और उनके गले मिले, उनसे समर्थन मांगा, सबने उनको समर्थन भी दिया। वो के चंद्रशेखर राव से मिलने गए, वहाँ से भी वो समर्थन हासिल करके आए, फिर एम.के. स्टालिन से मिलने गए, हेमंत सोरेन से समर्थन मांगा, सबने उनको समर्थन दे दिया। लेकिन उस समर्थन मिलने से क्या हो जाएगा? कानून तो अभी लागू रहेगा, कानून तो बदला नहीं जा सकता है विपक्षी पार्टियों के समर्थन से।
तो जाहिर है कि वो जो लाइमलाइट दूसरे नेताओं को मिल रहा था, नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, या के चंद्रशेखर राव को, या शरद पवार को, उस लाइमलाइट में अपना हिस्सा लेने की कोशिश के तहत अरविंद केजरीवाल ये भागदौड़ कर रहे हैं। इसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है और न उस अध्यादेश के मामले पर इसका कोई वास्तविक असर होने वाला है। अब जाहिर है कि अब वो इस कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी समर्थन कर दे। कांग्रेस पार्टी खुलकर इस बात पर, इस सवाल पर कुछ नहीं कह रही है। और ये सबसे हैरानी की बात है कि कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उसने किसी ने ये नहीं कहा अरविंद केजरीवाल को कि ठीक है अभी इंतजार करिए, जब संसद का सत्र आएगा, बिल आएगा, तब देखेंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। क्योंकि अभी तो कुछ होना नहीं है। कांग्रेस भी कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस ने पहले के सी वेणुगोपाल ने यह संकेत दिया था कि कांग्रेस विरोध कर सकती है। हो सकता है कि तकनीकी मामले पर या कानूनी मामले को लेकर के कांग्रेस इसका विरोध करे और सदन से वॉकआउट कर जाए, इस पर होने वाली वोटिंग में हिस्सा न ले, या वोटिंग कर भी दे तब भी इस बिल को पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, सरकार के पास बहुमत है। तो ये जो वो मकसद को, वो एक अपनी जगह है, लेकिन उसको संघवाद का मुद्दा बना करके, संविधान का मुद्दा बना करके, सभी विपक्षी पार्टियों का मुद्दा बना करके, देश का मुद्दा बना करके अरविंद केजरीवाल अपनी एक निजी जरूरत, अपनी एक निजी महत्वाकांक्षा और अपनी दिल्ली सरकार की एक जरूरत को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारी विपक्षी पार्टियां भी जैसे भी हो वो कह रही हैं कि ठीक है, उनका समर्थन इस मामले में। अब बाकी जो विपक्षी पार्टी और विपक्षी नेता एकजुट करने में लगे हुए हैं विपक्ष को और अपनी नेतागिरी कर रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार है जो अभी बिहार में विपक्षी पार्टियों की एक बैठक करने वाले हैं, उनको भी इस तरह के प्रयासों से सावधान हो जाना चाहिए है, क्योंकि ये एक तरह से ये है कि एक पैरेलल दूसरी राजनीति अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने की कर रहे हैं और वो अपने एजेंडे पर कर रहे हैं, अपने मुद्दे पर कर रहे हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।